इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 के बारे में। और चैप्टर 9 हम लोगों को बताएगा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि भारत का जो जगह है, जो राज्य है या फिर जो भी एरियाज़ है, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जानेंगे प्लानिंग कैसे किया जाए और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पहले अगर प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लानिंग शायद सब कोई जानता होगा कि क्या होता है। प्लानिंग, अगर मान लो आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, कोई एक ऐसा टूर के लिए जा रहे हो या किसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको रहना है 5-10 दिन के लिए, तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आपको क्या क्या लगता है? सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि हम क्या करेंगे वहाँ जा करके, है ना, हमको इस जगह पर जाके घूमना है। फिर आप स्कीम बनाते हो कि ठीक है, इस डेट को हम यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी पकड़ेंगे, फिर गाड़ी पकड़ने के बाद हम एक्स जगह पे जाएंगे, एक्स से वाई पे जगह पे जाएंगे। इस प्रकार से आप स्कीम बनाते हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? एक्शन करके। सारी चीज़ें वो सोच के, पहले आप सोच के रहते हो, उसके बाद फिर उसको ग्राउंड पे उतारते हो, जाके आप टिकट खरीदते हो, बस पे बैठते हो या जहाँ भी बैठना है, एयरपोर्ट, आप एरोप्लेन पे बैठ सकते हो, वहाँ बैठ के फिर आप उस जगह पे जाते हो और फिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो। अब देखो, अगर हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करें, इस चैप्टर में मेनली हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भारत का हुआ उसके बारे में, और उसके बारे में जो प्लानिंग हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो तरह का प्लानिंग होता है, दो अप्रोच होता है प्लानिंग का, मतलब दो तरह से प्लानिंग किया जा सकता है। एक होता है सेक्टोरल प्लानिंग और एक होता है रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होगा? जैसे कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम लाई, या फिर कहीं पर रोड बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, या कम्युनिकेशन के लिए स्कीम लाया गया, या फिर कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पावर के लिए स्कीम लाया गया। तो इस तरह का जो प्लानिंग होता है उसको कहते हैं हम लोग सेक्टोरल प्लानिंग। और दूसरा आता है रीजनल प्लानिंग, यानी कि भारत में आपको पता ही है हर जगह एक जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऊंचाई को नहीं छू पाया है। फॉर एग्जांपल, मुंबई ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू बिहार। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एरिया पीछे छूट गया है उसके लिए एक स्पेशल तरीके से प्लानिंग के बारे में सोचती है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग उसको बोल सकते हैं। किस पर्सपेक्टिव से देखती है? स्पेशियल पर्सपेक्टिव से, यानी कि जगह के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। तो टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग एक सर्वे किए, मान लिए कि ठीक है, ये इतना बड़ा अपना जगह है और इसमें ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन ये रीजन डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो ये एरिया हम लोग टारगेट करेंगे कि ठीक है, हमको इस एरिया में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टारगेट एरिया प्लानिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच ये है कि मान लेते हैं कि ये जो पूरा रीजन था, इसमें रिसोर्सेस यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, बट यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस एरिया में रिसोर्स रहेगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही। आप झारखंड का एग्जांपल देख लो, उड़ीसा का एग्जांपल देख लो, काफ़ी रिसोर्सेस है, लेकिन क्या उसमें डेवलपमेंट मुंबई के बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए सोचती है कि उस एरिया को कैसे हम लोग डेवलप कर सकें। तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी लाने के बाद वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। जैसे ही इन्वेस्टमेंट आएगा, जब बिजनेसमैन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ बनेगा, इंडस्ट्रीज़ बनेगा तो लोग वहाँ पे काम करेंगे, काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज़, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल रांची, अगर आप झारखंड का बात करो तो रांची ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है या जो सोशल डिस्पैरिटीज़ है, मतलब एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन। तो ये जो डिस्पैरिटी है इसको अरेस्ट करने के लिए, इसको कम करने के लिए टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोच लाया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स अगर बात करें तो जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बात करो तो, क्योंकि उस एरिया में जब राजस्थान और आपका पंजाब वाला एरिया में जब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया तो वहाँ पे आपको पता ही है उस एरिया का जो सिचुएशन था वो काफ़ी बदल गया। फिर आता है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आता है आपका डिजर्ट वाले एरिया में, हिल वाले एरिया में, और फिर स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के अच्छे खासे एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ठीक है, फिर
एट्थ फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ, स्पेशल एरिया को डिज़ाइन किया गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेनली और ट्राइबल और बैकवर्ड स्टेट्स में, जिसको कि डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ का भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, वो बेहतर हो सके। अभी हम लोग बात कर लें अगर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो 5th 5 ईयर प्लान को, यानी कि 5वां 5 ईयर प्लान को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 5th 5 ईयर प्लान में भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन था या थी, और उसका गवर्नमेंट कौन था या थी। तो इस प्रकार 5th 5 ईयर प्लान को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, और 15 डिस्ट्रिक्ट जो कि हिली डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड एरिया का, जो कि तभी उत्तर प्रदेश में था, नॉर्थ ईस्ट में मिकिर हिल्स, नॉर्थ खच्चर हिल्स, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया कैसे इन एरियाज़ को डेवलप किया जाए ताकि ये भी अच्छे से इकोनॉमिक सिचुएशन इनका बेहतर हो सके। फिर क्या होता है, फिर नेशनल कमेटी एक बनती है, नेशनल कमेटी ऑन बैकवर्ड एरियाज़, और नेशनल कमेटी ऑन बैकवर्ड एरियाज़ 1981 को ये रिकमेंडेशन देती है, अपना जो उनका रिपोर्ट था उसमें ये रिकमेंडेशन देती है कि जो भी एरियाज़ 600 मीटर से, मतलब अबव मीन सी लेवल, जो सी लेवल है उससे 600 मीटर ऊपर ऊंचाई पर जो भी एरियाज़ हो और उनको अगर ट्राइबल सब प्लान में कवर नहीं किया गया हो तो उसको बैकवर्ड हिल एरियाज़ उसको डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हिल एरियाज़, अब उस हिसाब से जो भी बैकवर्ड हिल एरियाज़ डिक्लेयर हुआ उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाने लगा, उसके बारे में प्लानिंग बनने लगी। अब किन किन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रख के प्लानिंग किया गया, टोपोग्राफी, मतलब क्या वहाँ पे नदी है या फिर क्या वहाँ पे सिर्फ चट्टान है, उस हिसाब से वहाँ का इकोलॉजी, क्या वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे हैं या फिर सिर्फ चट्टान है, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जंगल नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो किस प्रकार से हैं और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसा है, इस प्रकार से इसको डेवलप किया जाने लगा। फिर जो प्रोग्राम था वो मेनली देखा गया कि वहाँ का जो इंडिजिनस पीपल्स है, जो वहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते हैं, उनका जो रिसोर्स है, जो हिल एरियाज़ में, जिस भी रीजन में, जैसे कि कोई एक हिल एरिया है, वहाँ पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधा होगा तो उससे अलग अलग तरीके का फूल पत्ती मिल सकता है, वहाँ पे माइनर फूड प्रोडक्ट मिल सकता है, माइनर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल सकता है, जैसे कि आपका टिम्बर हो गया, लकड़ी हो गया, फल हो गया, पत्ती हो गई, उसका मेडिसिन बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन सब एरिया को डेवलप किया जाने लगा ताकि वहाँ का लोगों को जो है रोज़गार मिल सके, और इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे जो साग सब्जियाँ लगाते हो, जो सब्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्लांटेशन लगाने के लिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर का अगर कोई जगह हो, खेती का जगह हो तो वो करने के लिए, वहाँ पे आपका एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है, वहाँ पे जानवर और इंसान अच्छे तरीके से रह सकते हैं, उसको बढ़ावा दिया गया। पोल्ट्री को बढ़ावा दिया गया कि चिकन वहाँ पे आप पालो, उससे आप बेचो, सामने वाले जो टाउन है वहाँ पे जाके आप चिकन बेच सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट्री और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री जैसे बीड़ी मेकिंग हो गया, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में तो बीड़ी काफ़ी बनता है, और ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह यहाँ का जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है, उनसे वो अपना जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा बात करें अगर हम लोग ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा वाला रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पर कि सूखा रहता हो, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं पड़ता हो, और अगर पानी पड़ता भी हो तो उस पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। तो ये वाला जो रीजन था इसको 4th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया, 4th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया, और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वहाँ का जो लोग है, जो फार्मर्स है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और उसको एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो पहले जो स्टार्ट हुआ था प्लान, उस टाइम पे दिखा गया कि जो सिविल वर्क्स है, जैसे कि स्कूल बनाना हो गया, कैनाल बनाना हो गया, ये सब पे ध्यान दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या किया गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया गया कि जैसे जैसे पानी, सिंचाई के लिए पानी जो चाहिए उसको इम्पोर्टेंस दिया गया, और वहाँ का जो लैंड डेवलपमेंट है कि जो पानी है वो वेस्ट ना हो, जैसे कि छोटा मोटा डैम बना दिया गया, स्टोरेज टैंक्स बना दिया गया, कैनाल बना दिया गया कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, एफॉरेस्टेशन किया गया, वहाँ पे वृक्ष लगाए गए ताकि पानी पड़ सके उस रीजन में, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट किया गया, जो बंजर ज़मीन थी वहाँ पे ग्रासलैंड बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़िया तरीके से उसको यूज़ किया गया, उसको बनाया गया, और इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, रोड बनाया गया ताकि वहाँ पे जो
नॉट सिर्फ वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि विलेजर्स के लिए भी वहाँ पे सुविधा हो सके। मार्केट दिया गया, वहाँ पे बैंक खोला गया ताकि लोगों को पैसा अगर चाहिए तो बैंक उन लोगों को पैसा दे सके। ठीक है, अब इस प्रकार से वहाँ पे प्लानिंग किया गया। अब फिर क्या होता है, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज जो कि 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो इसको रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद ये पाया गया कि यहाँ पर मेनली जो काम हो रहा है वो हो रहा है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। मतलब एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, फिर हॉर्टिकल्चर वगैरह सेक्टर हो गया, उस पर मेन ध्यान दिया जा रहा है। और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, मतलब जो इंसान और जो जानवर और जो पौधे हैं उनका जो बैलेंस है वो बेहतर करने के लिए यहाँ पर मेन जो है फोकस वो दिया गया। अब जो आने वाला समय है उसमें पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं और ज़मीन और रिसोर्सेज तो उतना ही है बट लोग ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है। तो पॉपुलेशन प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, जो भी लैंड एरियाज़ है, मान लेते हैं कि पहले ही इतना लैंड में ये मान लेते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और इतना लैंड में पहले घर था, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे ये क्या हुआ, ये बढ़ता गया और अब इतना बड़ा एरिया में लोगों का घर बसने लगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम जान रहे हैं वहाँ पर फॉरेस्ट अगर था तो फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया, वहाँ का जो पेड़ पौधा था उसको काट दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। यानी कि सिर्फ अगर हम खेती पे निर्भर रहेंगे तो खेती के लिए क्या चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए। अब जिस भी एरिया में लेट्स से कि मान लेते हैं यहाँ पे लोग रहते थे पहले और इस रीजन में खेती होता था, यहाँ पे था पहले आपका फॉरेस्ट, ठीक, फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट जब था तो लोग बढ़ने लगे, ये घर इतना बड़ा हो गया, ठीक है, अब लोगों को इसके लिए ज़मीन चाहिए खेती के लिए, तो ये खेती वाला इतना बड़ा हो गया। तो इतना जो रीजन है वो क्या हो गया, आपका फॉरेस्ट का रीजन कट गया, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग को चाहिए कि अलग अलग हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि लोग वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और उनको पैसा मिल सके और वो अपना इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर सकें। एक जो इसका अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है वो ये है कि माइक्रो लेवल पे, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात करके, या फिर आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो स्कीम है, तो इस प्रकार से जो माइक्रो इरिगेशन होता है उसको बेहतर किया जा सके ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बेहतर हो सके। जो वहाँ का पानी, जितना भी पानी आता है उसको अगर अच्छी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो इस प्रकार से वाटर का, सॉइल का, प्लांट का, ह्यूमन का, एनिमल पॉपुलेशन, ये सब जो है इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है उसमें उसको सही तरीके से प्लान किया जाना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो 1967 में आया था वो 67 डिस्ट्रिक्ट को पॉइंट आउट किया और बताया कि ये वाले जो 67 डिस्ट्रिक्ट है भारत में उसमें ड्रॉट हो सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है एक क्वेश्चन कि भारत में अभी कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भारत का टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है। तो उस टाइम पे 1967 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 67 डिस्ट्रिक्ट को बताया गया और मेनली ये जो डिस्ट्रिक्ट था वो मेनली कहाँ पे था, सेमी एरिड और एरिड रीजन जो कि राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, मराठवाड़ा रीजन जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन, ठीक है, आंध्र प्रदेश का रीजन, कर्नाटक का रीजन और कुछ तमिलनाडु का भी रीजन। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और नॉर्थन राजस्थान का जो रीजन है उसमें मेनली इरिगेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉट का चांसेस नहीं है, और ड्रॉट आता भी है तो वहाँ पे इरिगेशन के कारण वहाँ पर फसल अच्छी तरीके से हो सकती है। एक केस स्टडी के बारे में हम लोग बात कर लें तो केस स्टडी यहाँ पे दिया जा रहा है भरमौर रीजन का। भरमौर रीजन आता है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट में और ये दो जगह पे आता है, भरमौर और होली तहसील में। ये एक ट्राइबल एरिया है, ठीक है, और इसको नोटिफाई किया गया था 21 नवंबर 1975 में। यहाँ पे जो मेन लोग रहते हैं वो है गद्दी ट्राइब्स। आपको पता है गद्दी ट्राइब्स एक एरिया से दूसरा एरिया में वो जाता है, जब ठंडी पड़ती है तो वो यहाँ चले जाते हैं और वो गर्मी में फिर से अपने घर आ जाते हैं, तो उसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं। ठीक है, भरमौर ट्राइबल रीजन्स में जो है क्लाइमेट वो काफ़ी हार्श है, यानी कि कड़ा क्लाइमेट है, वहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है और जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगाइल है, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते हैं। 2011 का सेंसस के अनुसार भरमौर सब डिवीज़न में कुछ 39,113 लोग थे और जिसमें 21 लोग हर किलोमीटर स्क्वायर पे रहते थे। ये हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट
एक तरह से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में आता है। ठीक है, तो 1970s में ये जो भरमौर रीजन है इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है और यहाँ पर गद्दीस को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी में शामिल किया गया। और जैसे ही इसको एसटी में शामिल किया गया तो 5th 5 ईयर प्लान आया। 5 ईयर प्लान आने के बाद ये जो ट्राइबल सब प्लान था जो 1974 में स्टार्ट किया गया, उसको भरमौर डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट माना गया, मतलब भरमौर रीजन को एक रीजन माना गया। टोटल 5 रीजन थे, उसमें से एक रीजन इसको माना गया इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाला था। अब ये प्रोग्राम जो है वो मेनली क्यों स्टार्ट किया गया, ताकि वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है वो बेहतर तरीके से हो सके और उनको जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, वहाँ पे मेनली किया गया, पहले ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे रोड्स बनाए गए, रेल्स बनाए गए और कम्युनिकेशन बेहतर किया गया। वहाँ पे टीवी का स्टेशंस लगा। ठीक है, एग्रीकल्चर और जो एलाइड्स एक्टिविटीज़ है जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिर आपका फ्लोरिकल्चर, तो ये सब चीज़ों को बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया गया। और जो वहाँ पे स्कूल्स बनाए गए, हेल्थ केयर, वहाँ पे हॉस्पिटल, छोटा मोटा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो सब बनाया गया। पानी के लिए वहाँ पे नल लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ का जो रिवर्स है, वहाँ का जो रीजन है उसको बेहतर तरीके से डेवलप किया गया। हालांकि भरमौर रीजन में जो रिवर रवि जो कि होली और खानी एरियाज़ में आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इसका वो देखा गया। अभी आप लोग एक मैप देख लो, ये देखो, ये है होली रिवर जिसका बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये है रवि रिवर, ये है रवि रिवर और ये है होली एरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। और इस रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। और खानी एरियाज़ ये है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रीजन है इसको यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया ताकि लोगों का जो बेहतर जो स्थिति है वो बेहतर तरीके से अच्छा हो सके। ठीक है, अब ITDP यानी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या नतीजा निकला। इतना हम लोग जो सरकार इतना खर्चा की उस पर उसका क्या नतीजा निकला। तो देखो, ये जो रीजन है यहाँ पे 1971 में जो लिटरेसी रेट था वो मात्र 1.88% था और 2011 में ये 65% हो गया। लिटरेसी रेट आपको पता ही होगा कि लोगों को पढ़ने लिखने आता हो, मतलब अपना नाम लिख सके और कुछ वो पढ़ सके। ठीक है, तो 65% हो गया, कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। और आपको पता ही था कि गद्दीस जो है वो क्या करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसह्यूमेंस करते थे, यानी कि अपना जो पशु है और जो अपना फैमिली है उसको लेके एक एरिया से दूसरा एरिया जाता था, फिर वो रिटर्न हो जाता था विंटर और समर सीजन में। तो इसको कम किया गया और अभी लगभग 1/10 यानी कि मात्र 10% लोग ही ये काम करते हैं, बाकी सब स्टेबल हो गए हैं और अपना जगह पे वो लोग घर में ही काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, और ये जो पेस्टोरलिज्म है ये एकदम से कम हो गया है। और कुछ जो गद्दीस है वो क्या करता है, वो कांगड़ा रीजन जो कि बगल में ही पड़ता है, कांगड़ा रीजन हिमाचल प्रदेश में ही, वहाँ पर जाते हैं विंटर्स में और वहाँ पर जाकर के लेबर का काम करते हैं, डेली वेज लेबर का, और वहाँ पे पैसा कमा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एक हम लोगों का एक स्टडी था, केस स्टडी था, जो आपको शायद समझ में आया कि प्लानिंग किस प्रकार से किया जाता है और प्लानिंग का क्या क्या असर होता है उस रीजन में। तो कितना मज़ा आया ना पढ़ने में और जानने में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है कि जिसको आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रिसोर्स है, ठीक है, इतना बड़ा लैंड है, इसमें इतना बड़ा जो है वो प्लांट का एरिया है और यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, या ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग डेवलपमेंट करें कि इसी रीजन में हम लोग रहे और ये जो फॉरेस्ट का रीजन है इसको छोड़ दिया जाए आने वाले जनरेशन्स के लिए। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम लोग रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो हमारा आने वाला जनरेशन है, जो आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए भी हम लोग उतना ही रिसोर्स छोड़ सकें या फिर उतना रिसोर्स छोड़ सकें जिससे कि वो लोग भी डेवलपमेंट कर सके और वो लोग भी उन चीज़ों को एंजॉय कर सके। तो इसको हम लोग मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी इसका यही मतलब है।
तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पहले जो डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी का क्या स्थिति है एज़ कम्पेयर टू उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसका सोशल डेवलपमेंट क्या है। इस प्रकार से डेवलपमेंट एक हिसाब से आप नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका इकोनॉमी बहुत बेहतर है तो यहाँ पे हर लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे या बहुत ज़्यादा पैसा वाला होगा, ये आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप सोसाइटी को ले सकते हो, इकोनॉमी को ले सकते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को ले सकते हो, उसके बाद आप ले सकते हो इंडिविजुअल को ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आप डेवलपमेंट का पता लगा सकते हो। ये एक सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें बहुत सारा डायमेंशन आप ऐड करोगे तब आपको पता चलेगा कि असल में डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, और देखा जाए तो 20वीं सेंचुरी यानी कि 1950 के एरिया रीजन में या 1950 से इसका जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। हुआ क्या कि जो वेस्ट कंट्रीज़ है यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो उनका जो जीडीपी था या जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, या पर कैपिटा इनकम, मतलब हर लोग एक साल में कितना पैसा कमाते हैं या फिर हर लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना में कितना वो कंजम्पशन करते हैं, वो कितना उसको खर्चा करते हैं, उसे कितना यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा गया तो वो लोग बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन 1970s में क्या हुआ, देखा गया कि ठीक है इनका जो वेल्थ है, जो उनका संपत्ति है वो तो बढ़ रहा है, उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रहा है, मतलब गरीब लोग भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें बताया गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, यानी कि जो पैसा आप लोगों के पास है उसको आप फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो और जो गरीब है, जो गरीब तबका का लोग है उसको भी आप पैसा दो। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ग्रोथ एंड इक्विटी, यानी कि जैसे जैसे लोग ग्रो करेंगे उनका इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगा, वो इकोनॉमिकली बेहतर होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, पर साथ में समानता भी होना चाहिए। यानी कि जो पुअर लोग हैं, जो आप देखते होगे, अभी भी आप देखते हो इंडिया में भी, कि अगर आप जा रहे हो किसी भी रोड से तो आप देखोगे कि 5 भिखारी लेफ्ट साइड में, 5 भिखारी राइट साइड में होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो देखोगे 10-10 मंजिला बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इसी प्रकार कहा गया कि ग्रोथ एंड इक्विटी, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उस प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनको आप बेहतर करो, उनको पैसा दो ताकि उनका भी जो जीवन है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डिमांड उठने लगा। फिर 1980s से डेवलपमेंट को एक ऐसा कॉन्सेप्ट कहा गया जिसमें ये कहा गया कि ठीक है आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हो, ठीक है, बट वहाँ पर सोशल इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए और जो लोग हैं उनका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यानी कि लोगों को सोसाइटी में इज्जत मिले, लोगों को सोसाइटी में उनका एक आत्मसम्मान हो। फॉर एग्जांपल आप गरीब को देखते हो या फिर अगर आप भिखारी को देखते हो तो क्या उसका आप वही सम्मान देते हो जो आप किसी सेलिब्रिटी या किसी नेता को देते हो? शायद नहीं। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट को इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग अमीर हैं, बल्कि इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि वहाँ का सोसाइटी किस हिसाब का है। ठीक है, तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जन्म हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के बारे में बताया जाने लगा 1960s से। फिर क्या होता है, फिर इरलिक नाम का एक इंसान है, इरलिक, जो कि 1968 में अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है या जर्नल पब्लिश करता है, इसका नाम है पॉपुलेशन बॉम्ब। और मीडोज क्या करते हैं, वो करते हैं लिमिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो कि 1972 में आता है। ये सब आने के बाद ऐसा एक एक तरह का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कहते हैं कि अगर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का रिसोर्स खत्म होता जाएगा। इस लिमिट ऑफ ग्रोथ में कहा गया कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लिमिट खत्म होता जाएगा, हमारा जो ग्रोथ है उनका लिमिट खत्म होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर हम लोग सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए रहेंगे। तो इस प्रकार से लोगों में क्या हुआ, फियर आ गया, लोग डरने लगे, कि बोलने लगे कि अरे अगर इस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो सारा रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा और हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा, फिर इंसान जो चाहती है वो खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जन्म होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के बारे में लोग विचार करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस एक फोरम का एस्टेब्लिशमेंट करती है, इसका नाम होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और उसका जो हेड होते हैं वो होते हैं नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम बर्टलैंड। ये कमीशन एक अपना रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम लोगों का जो भी ज़रूरत है वो पूरा
पूरा हो जाए, लेकिन जो आने वाला जनरेशन है उसका भी ज़रूरत पूरा हो सके, जैसे वो अपना विश जो भी उनका ज़रूरत हो वो भी वो अच्छी तरीके से पूरा कर सके, बिना हम लोगों को कोसे, यानी कि प्रीवियस जनरेशन को बिना कोसे वो भी अपना सारा जो नीड्स है वो पूरा कर सके। ठीक है, तो वो लोग ये भी कहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी देखता है कि इकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो हम जैसे हम बताए थे इकोलॉजी मतलब जो हम लोगों का आसपास का एरिया है या जो धरती है वो भी बेहतर स्थिति में रहे। सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक एस्पेक्ट भी हम लोग जाने और इस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट करें। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो रिसोर्स है उसको कंजर्व कर दिया जाए, यानी कि पूरा जितना भी जंगल है सारे को हम लोग काट के सब जगह घर नहीं बना सकते हैं, बल्कि कुछ ही रीजन में हम लोग घर बना सकते हैं और बाकी जंगल छोड़ दिया जाए, ताकि हम लोग का आने वाला जो जनरेशन है, जो हम लोग का बच्चा होगा, जो हम लोग का पीढ़ी होगा, आने वाला पीढ़ी, वो उस फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सके अपने हिसाब से, वो जैसा चाहे उस प्रकार से वो इस्तेमाल कर सके। अब इसमें एक केस स्टडी दिया जा रहा है जो कि है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में। तो ये जो अपना केस है ना, केस स्टडी, इसमें हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंट का क्या होता है जब इस प्रकार का कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसको इस्तेमाल करती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इंदिरा गांधी कैनाल को पहले हम लोग राजस्थान कैनाल बोलते थे। ये कंवर सेन के द्वारा कंसीव किया गया था, यानी कि उनका मास्टर प्लान था 1948 में, और ये 1958 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, हरिके बराज जो कि पंजाब में है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास ये चलते हुए कुछ 40 किलोमीटर का जो रीजन है वो तय करता है और राजस्थान में घुस जाता है थार डेजर्ट में। ये जो इसका पूरा लेंथ है, यानी कि ये जो कैनाल है उसका पूरा लेंथ 9060 किलोमीटर्स है। ठीक है, और ये लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर्स जो है एरिया को वहाँ पे ये पानी पहुँचाता है, ताकि लोग जो है उस पर कल्टीवेशन या जो भी आसपास का चीज़ें हो वो कर सके। ठीक है, जो कमांड एरिया है वहाँ से 70% जो वाटर है या जो उसका पूरा जो टोटल चीज़ें हैं उनसे बताया गया था कि फ्लो सिस्टम में काम करेगा और बाकी जो है वो लिफ्ट सिस्टम में। अब फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम क्या होता है? फ्लो सिस्टम यानी कि जो पानी वो डायरेक्ट फ्लो करके वहाँ पहुँचेगी। लिफ्ट सिस्टम यानी कि पानी को एक जगह रखा जाएगा और वहाँ से फिर उसको ऊपर उठाया जाएगा, ताकि वो जो ग्रेविटी से फिर हर जगह वो जो उसका स्लोप है उससे हर जगह वो जा सके। ठीक है, तो कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 जो था वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर गया और वो 5.53 लाख हेक्टेयर को अपना एरिया में वो बना लिया और वहाँ पे 5.53 लाख हेक्टेयर का जो रीजन है उसको उस पानी को इस्तेमाल करके वहाँ पर खेती बाड़ी हो सकता है। स्टेज 2 में क्या किया गया? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू डिस्ट्रिक्ट। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर, चूरू, लुनकारनसार, बाड़मेर और आपका जैसलमेर, ये वाला रीजन जो है वो स्टेज 2 में किया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इसका कमांड एरिया वहाँ पर जो है उसका कुछ 14.10 लाख हेक्टेयर वहाँ पर वो जो है उस रीजन को वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब जो लिफ्ट कैनाल्स है इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम का, वो लेफ्ट बैंक से होता है और जो फ्लो कैनाल्स है वो राइट बैंक से होता है, यानी कि लेफ्ट बैंक से लिफ्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये देखो आप अंडर लिफ्ट, यहाँ पर ये वाला रीजन में अंडर लिफ्ट मतलब इसको ऊपर उठाया जा रहा है, और ये जो राइट सिस्टम है यहाँ से जो है वो फ्लो सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से आपका लिफ्ट में जाएगा और राइट से आपका फ्लो सिस्टम में जाएगा। ठीक है, और जो स्टेज 1 कमांड एरिया में इरिगेशन जो है 1960s को स्टार्ट किया गया था और स्टेज 2 जो है वो 1980s से स्टार्ट किया गया था। इस रीजन में जब ये स्टार्ट किया गया तो कुछ दिनों के बाद इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया, मतलब कि कुछ सालों के बाद, और यहाँ पर जब प्रभाव देखा गया तो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहले हम लोग पॉजिटिव जान लेते हैं। पॉजिटिव का अगर बात करें तो यहाँ पर एफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो लगना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ का पैस्चर बन गया, यानी मतलब यहाँ पर घास वास हो गया जिससे कि जो जानवर है वो उसको खा सके। ठीक है,
कमांड एरिया डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर जो लैंड है उसको ग्रीनरी मिली, वहाँ पे पेड़ पौधा श्रब्स वगैरह होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर विंड इरोजन जो था, मतलब जो बालू उड़ते था, क्योंकि वहाँ पर तो डिजर्ट है पूरा, तो बालू का उड़ना, विंड इरोजन का होना वो कम हो गया। सिल्टेशन जो है कैनाल सिस्टम में वो कम हो गया, ठीक है। अब इंटेंसिव इरिगेशन किया गया, यानी कि उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खेती बाड़ी होने लगा, कि वहाँ पे पानी मिलना शुरू हो गया था, तो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होने लगा। इसलिए क्या हुआ, सैलिनिटी बढ़ गया, यानी कि सॉइल में खारापन बढ़ गया, ठीक है। सॉइल जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खारा होने लगा, वहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इसलिए वहाँ का सॉइल ख़राब होने लगा। वाटर लॉगिंग होने लगा, मतलब वाटर जो है वहाँ पे जमा होने लगा, वाटर लॉक्ड होने लगा उस सब सॉइल में, तो इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर जो है वो चेंज हो गया उस रीजन का, ठीक है। और इस रीजन आने से यहाँ पर जो कल्टिवेटेड एरिया है वो बढ़ गया, क्रॉपिंग का इंटेंसिटी बढ़ गया। यहाँ पर ग्राम मतलब चना, बाजरा, ज्वार जो था वो ट्रेडिशनल क्रॉप था, जिसको हटा करके अब वहाँ पर क्या होने लगा, खेती, गेहूं का खेती, कॉटन का खेती, ग्राउंड नट का खेती, और यहाँ तक कि राइस का भी खेती होने लगा। सोचो कितना पानी आ रहा था कि वहाँ पे लोग एकदम चेंज हो गए, पूरी तरीके से चेंज हो गए, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खेती होने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, लाइव स्टॉक्स बढ़ा, मतलब जो लोगों का जो जानवर था वो बढ़ने लगा, जो घरेलू जानवर था वो बढ़ने लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ने लगा। लेकिन जैसे हम बताएं सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया, जो आपका सॉइल है उसमें खारापन बढ़ गया, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लगा, पानी जमा होने लगा, और इसलिए ये सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है वही ख़राब हो रहा है, तो फिर लोग वहाँ पे खेती किस पे करेंगे, बालू पे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे वो ख़राब होने लगा। अब हम लोग आखिरी पॉइंट पर आ चुके हैं, और ये बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या क्या मेजर्स हो सकता है जिससे कि हम लोग उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है। पहला बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लोगों को बताया जाए उसके बारे में कि कैसे उससे इस्तेमाल करना है। स्टेज 1 में क्या किया गया, प्रोटेक्टिव इरिगेशन के बारे में बात किया गया, मतलब ऐसा खेती जिसको कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगे। ये नहीं कि आप एकदम से पानी आया तो आप उसमें, जहाँ पर आपको ग्राम होता है, जहाँ पे आपको चना होता है, वहाँ पे अब आप गेहूं का खेती करने लगो या राइस का खेती करने लगो, ये चीज़ को कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो ऐसा हो कि वो इंटेंसिव क्रॉप्स को कम करे, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप सोचो कि जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पे आप कैसे राइस को लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार बोला जा रहा है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही साथ बताया जाना चाहिए लोगों को कि आप प्लांटेशन क्रॉप्स लगाओ, ऐसा क्रॉप्स जिसमें साइट्रस फ्रूट निकले, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। तो इस तरह का जो फ्रूट्स है वो लगाने के लिए आप लोग लगाओ, और उसको आप लोग मार्केट में जा कर के बेचो। फिर तीसरा बात जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कन्वेयंस लॉस, यानी कि जो पानी जा रहा है पाइप से, फॉर एग्जांपल कहीं उसका लीक हो गया, पानी गिर रहा है, या फिर कहीं खुला है, इवापोरेशन के कारण पानी खत्म हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए वाराबंदी सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, यानी कि कैनाल वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वाटर कोर्सेस है उसको लाइन किया जाना चाहिए, ताकि जो पानी है वो जाते आते ख़त्म ना हो जाए या उसका लीक ना हो जाए। फिर ऐसा एरिया जहाँ पर सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया है, मतलब जहाँ पर खारापन जो है सॉइल का वो बढ़ गया है, तो उस सब रीजन को वहाँ पर रिक्लेम किया जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो उसको रोका जाए, वहाँ पे पानी का कमी किया जाए, ताकि सॉइल सैलिनिटी और जो वाटर लॉगिंग हुआ है उसको फिर से, उस एरिया को फिर से रिक्लेम किया जा सके। फिर जो एरियाज़ जहाँ पर एफॉरेस्टेशन हुआ है, शेल्टर बेड प्लांटेशन हुआ, यानी कि जिस रीजन में प्लांटेशन हो गया वहाँ पे पौधे लग गए हैं, उन एरियाज़ को स्टेज 2 वाले एरियाज़ में रखा जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो पुअर पीपल्स हैं, पुअर पीपल के लिए जो भी उनका लैंड है उसको दिया जाना चाहिए, और उनको पैसा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, कि वो जो अपना लैंड है उसको कल्टीवेट कर सके, वहाँ पर वो अपना अनाज उपजा सके और अपना वो जीवन यापन कर सके, ठीक है।
उसके बाद सिर्फ हम लोगों को एग्रीकल्चर पे नहीं रहना है, बल्कि उसका जो एलाइड सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, आप जैसे हम लोग पढ़े साइट्रस फ्रूट मतलब नींबू उगाना, इन सब चीज़ों को, नींबू उगाना या फिर लेमन्स उगाना, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ऑरेंजेस उगाना, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो और उसको डेवलप कर सकते हो, ताकि लोग जो है सिर्फ एग्रीकल्चर ना करें, जिसके कारण कि ये वाला रीजन ख़राब हो रहा है। एग्रो सर्विस दे सकते हो आप, ठीक है, मार्केट सेंटर्स में। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें करना चाहिए ताकि वहाँ का रीजन जो है वो ख़राब ना हो सके। ठीक, तो चैप्टर का अंत होता है इसी बात पे। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था हम लोग का चैप्टर और क्या किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, और मेरा एक क्वेश्चन, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है और मेरा एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है कि किसी भी रीजन को आप ले लो मन में और उसको आप डेवलप करने का कोई भी एक नीति बताओ या फिर कोई भी एक पॉलिसी बताओ जो कि आप लागू करना चाहते हो। एंड कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।